हाँ कर दो। हाँ जी। इंस्पायर आर एस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में जो सितंबर महीने का जो करंट है उसका 50% लगभग अपन ने पढ़ लिया है। आगे 4-5 क्लासों में अपना जो ये नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो पूरा हो जाएगा। अब तक जो अपन ने पिछले वाली क्लास में जो पढ़ा उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी मैं आपको हेडिंग हेडिंग बताता हूँ। एक तो अपन ने पढ़ा था विशाखापट्टनम घोषणा पत्र, वो सबसे ज़्यादा काम का है। एक अपन ने विश्व व्यापार रिपोर्ट पढ़ी थी, वो काम की है। एक जो जीएसटी है उसकी जो नई जो स्लैब दरें आई है 2.0, वो अपने ज़्यादा काम की है। तो उन बड़ी बड़ी बातों को आप ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं आगे। सबसे पहले जो आगे बोर्ड पर लिख रखा है वो लिख रखा है कि विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र। अक्सर आपने चर्चा में सुना ही होगा कि मोदी जी कहते हैं कि मेड इन इंडिया बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो उसके तहत जो वर्तमान भारत जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि जिन भी चीज़ों के लिए अपन दूसरे देशों पर निर्भर थे वो या तो भारत में खुद उनकी इकाइयाँ या यूनिट स्थापित कर रहा है, या किसी दूसरे देशों में है वो भारत है वो क्या कर रहा है, यूनिट स्थापित कर रहा है। तो उसी को लेकर के, रक्षा को लेकर के, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने को लेकर के भारत ने जो है वो मोरक्को में अपना एक रक्षा विनिर्माण की एक यूनिट, एक फैक्ट्री लगाई है कि भाई अपने जो भी अब डिफेंस सिस्टम वाली जो भी मिसाइलें वगैरह है, जो मशीनें हैं, वो कहाँ से बन करके आएगी, मोरक्को से बन करके आएगी। तो वही बात है वो लिखी हुई है। आपके आगे प्री में सीधा सीधा सवाल आएगा कि भाई भारत ने हाल ही में किस देश में है वो अपनी रक्षा विनिर्माण की है वो इकाई स्थापित की है, तो कहाँ पर की है, मोरक्को में। देखते हैं। रक्षा मंत्री ने मोरक्को में विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और किया कहाँ पर है, मोरक्को में। अगला लिख रखा है कि व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन करेगी, इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर है वो डिजाइन किया है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म ये क्या होता है। ये आप समझने के लिए ऐसा मान लो कि ये एक प्रकार की गाड़ी है, एक गाड़ी होती है। और वो गाड़ी जो ऐसी है वो मतलब जमीन पर और पानी में दोनों जगह चल सकती है। और जो भी दुश्मन देश की जो मिसाइलें वगैरह आई है वो कहाँ पर छुपी हुई है, उनका पता लगाने में, उनको ट्रैक करने में ये जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी। और इसको बना कौन कौन रहे, एक तो टाटा वाली कंपनी है और एक कौन है, डीआरडीओ। देखो लिखा हुआ, इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ ने है वो मिलकर डिजाइन किया है। अब डीआरडीओ के बारे में तो आपने साइंस वाली क्लासों में, साइंस एंड टेक की क्लासों में पढ़ा ही होगा। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, पता ही आपको। तो डीआरडीओ और टाटा वाली कंपनी, इन दोनों ने मिलकर है वो इस रक्षा विनिर्माण केंद्र में जो गाड़ियां बन रही है, जो वो व्हील्ड आर्म्ड वाला जो गाड़ी बन रही है, उसको मिलकर के क्या करेंगे, दोनों बनाएंगे। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। अगला लिख रखा है आंद्रोथ। आंद्रोथ क्या है, आंद्रोथ के बारे में देखो लिख रखा है, भारतीय नौसेना को स्वदेश में निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत आंद्रोथ है वो सौंपा गया। एक एंटी सबमरीन पोत है आंद्रोथ, वो है वो हाल ही में भारतीय जो नौसेना है उसको क्या किया गया है, सौंपा गया है। और इसको बनाया किसने है, तो उसके बारे में लिख रखा है कि इन्हें गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाए गए। जीआरएससी कर करके एक कंपनी है और ये स्थित कहाँ पर है, कोलकाता में। उस कंपनी ने है वो इस पोत का क्या किया है, निर्माण किया है। तो आपको आंद्रोथ नाम ध्यान रखना है। और इस आंद्रोथ को बनाया किसने है, तो कोलकाता की जो गार्डन रिच शिपयार्ड्स वाली जो कंपनी है उसने इस पोत का निर्माण किया है। और एक आंद्रोथ के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आंद्रोथ जो ये नाम है ये अपने लक्षद्वीप में एक द्वीप है, एक टापू है, और उस टापू से ही नाम लिया गया है आंद्रोथ। तो आंद्रोथ नाम कहाँ से आया, लक्षद्वीप में एक टापू है वहां से इसका है वो नाम लिया गया है। इसके नीचे लिख रखा है कि ये पोत डीजल इंजन वाटर जेट के संयोजन से है वो संचालित होता है। तो कभी कथन कारक में एक लाइन आ जाएगी भी किस प्रकार से संचालित होता है, तो ये जो संचालित होता है वो किस प्रकार से होता है, डीजल इंजन वाटर पोत से है वो क्या होता है, संचालित होता है। और आंद्रोथ जो नाम आया है वो आया है लक्षद्वीप से। इसका निर्माण किया है वो किसने किया है, कोलकाता वाली कंपनी ने। और एक ये ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना को स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब ये इंडिया में ही बनाया गया है, किसी भी बाहर के देशों से इसको नहीं लाया गया है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला लिख रखा है एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन। एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन क्या है, ये एक प्रकार का मिसाइल सिस्टम है। आपने अभी अक्सर न्यूज में सुना ही होगा कि यूक्रेन और रशिया है वो आपस में दोनों देश लड़ रहे हैं। और आपस में दोनों देश लड़ रहे हैं तो यूक्रेन ने है वो अमेरिका से मांग की कि साहब आप हमें एक इस प्रकार का मिसाइल सिस्टम दो कि भाई रूस वाले जो है हम पर जो अटैक कर रहे हैं हम भी उनका क्या, उनको बदले में क्या दे सके, जवाब दे सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने मंजूरी दी है कि भाई जो ये जो मिसाइल सिस्टम है वो हम आपको क्या करेंगे, सौंप देंगे। तो ये सिस्टम है वो किसको सौंप रहे हैं, यूक्रेन को सौंप रहे हैं। सौंपेगा कौन, अमेरिका सौंपेगा। उसके बारे में लिखा हुआ है,
संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन आपूर्ति को है वो प्रदान करने की क्या दी है, मंजूरी दी है। अगला लिख रखा है कि यह हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली और सटीक रूप से निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन की है वो मिसाइल है। मतलब इसको प्रक्षेपित कहाँ से किया जाता है, हवा से या वायु से किया जाता है। इसकी मारक क्षमता कितनी लिख रखी है, 240 से लगा करके 450 किलोमीटर तक। अगला लिख रखा है कि वॉरेट्स, ये अपने साथ 500 पाउंड का उच्च विस्फोटक वॉरेट्स ले जा सकती हैं, जो मजबूत बंकरों, फ्यूली डिपो या गोला बारूद के भंडारण को है वो नष्ट करने में क्या है, सक्षम है। मतलब ये जो मिसाइल है वो अपने साथ इतना बारूद ले जा सकती है कि आगे कुछ बड़े बड़े बंकर वगैरह है, बड़े बड़े डिपो है, तो उनको भी है वो आसानी से आराम से है वो क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई रूस और यूक्रेन आपस में लड़ क्यों रहे। तो अब थोड़ा सा इधर देखना, जैसे आप समझने के लिए मान लो कि ये है यूक्रेन, ये यहां पर है रूस, ये क्या है, रूस, ये है यूक्रेन, और ये इधर वाला जो पूरा भाग है वो है यूरोप का। आप सबने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम होता है यूएसएसआर। यूएसएसआर ये है वो 15 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन था, और 1991 के आसपास ये जो देश है वो सारे क्या हो गए, अलग हो गए। तो यूएसएसआर का जो विघटन हुआ वो कब हुआ, 1991 में। 1991 से पहले यूएसएसआर में है वो 15 देश थे, तो उसमें रूस, यूक्रेन ये भी है वो दोनों देश उसमें शामिल थे। अब ये जो यूक्रेन है, तो यूएसएसआर का जब विघटन हुआ उससे पहले तो ये सारे एक ही संगठन के अंदर शामिल थे, और यहाँ जो लोग जो रहते हैं वो मूल रूप से रशियन प्रवृत्ति के ही या रशियन मूल के ही लोग हैं। अब यहाँ क्या है कि बहुत ज्यादा प्राकृतिक गैसों के भंडारण है। प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी है, एलपीजी है, तो इन जैसी जो प्राकृतिक गैस है उन बहुत सारी गैसों के यहाँ पर है क्या है, भंडारण है। तो रूस चाहता है कि भाई यूक्रेन पर है वो मेरा कब्जा हो जाए, और ये पीछे जो है यूरोप चाहता है कि भाई इस क्षेत्र पर है वो मेरा कब्जा रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रूस हमेशा है वो चाहता है कि यूक्रेन पर क्या हो जाए, मेरा कब्जा हो जाए। और 2014 में जो आप ये नीचे जगह देख रहे हो ये है क्रीमिया की। कौन सी जगह है, क्रीमिया की। तो रूस ने क्या किया कि इस क्रीमिया वाली जगह पर है वो कब्जा कर लिया, और अब हाल ही में रूस क्या कर रहा है, ये जो जगह है इस पर भी है वो रूस है वो कब्जा कर रहा है। तो इसी को लेकर के यूक्रेन और रूस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और रूस चाहता है कि इस पूरी जगह पर है वो मेरा कब्जा हो जाए, और यूरोप चाहता है कि भाई यहाँ पर इतने तेल भंडार है तो मेरा है वो क्या है, यहाँ पर कब्जा बना रहे। तो इसी को लेकर है वो ये आपस में लड़ते रहते हैं, यही बड़ी बड़ी बात है। तो इसी लड़ाई के दौरान है वो यूक्रेन वालों ने मांग की अमेरिका से कि साहब आप हमें एक ऐसा मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करवाओ ताकि हम भी है वो क्या कर सके, अपने ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं उनका जवाब दे सके। तो ये लिख रखा है एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन वाला जो सिस्टम है। अगला लिख रखा है सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास। ये कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं, इनके बारे में अक्सर प्री में पूछा ही जाता है कि दो देशों ने कभी पानी में युद्ध अभ्यास कर लिए, कभी वायु में कर लिए, कभी पृथ्वी पर कर लिए। तो इनसे अक्सर है वो प्री में एक सवाल आता ही रहता है। जैसे पिछली बार मालाबार युद्ध अभ्यास का था। ये युद्ध अभ्यास नॉर्मली किए क्यों जाते हैं, क्योंकि युद्ध अभ्यास का मतलब ये होता है कि अपने आप को जांचना परखना कि भाई जो हमारी जो आर्मी है, हमारे जो वायु सैनिक है, वो अपना कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और एक देश जब दूसरे देश के साथ है वो सैन्य अभ्यास या वायुसेना वाले अभ्यास करता है तो वो ये भी दिखाता है कि भाई इस देश के साथ है वो हमारे अच्छे संबंध है, और इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है तो हम आपस में लड़ करके है वो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, और वो अपनी शक्ति का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो उसी को लेकर के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 2-3 जितने भी देशों के मध्य होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और कौन सा सैन्य अभ्यास है, पहला है कि दूसरा है कि 10वां है कि 15वां है कि, वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो वही बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है। सबसे पहले लिख रखा है अभ्यास ब्राइट स्टार। एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, ब्राइट स्टार। इसमें लिखा हुआ है कि सशस्त्र बल और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लिया। किस किसने लिया, एक तो सशस्त्र बल ने और एक एकीकृत रक्षा स्टाफ ने, इन दोनों ने मिलकर है वो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है उसमें भाग लिया, और उसका जो नाम है वो क्या है, अभ्यास ब्राइट स्टार। अगला लिख रखा है मैत्री अभ्यास। अब मैत्री अभ्यास किन दोनों देशों के बीच होता है, भारत और थाईलैंड के बीच। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। और वर्तमान में जो आयोजित किया गया है वो भारत का एक राज्य है मेघालय, उसमें आयोजित किया गया है। और कौन सा संस्करण है, 14 नंबर का संस्करण है, ठीक है। आगे लिख रखा है अभ्यास जापाड़। अभ्यास जापाड़ जो है वो क्या है, भारत ने रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड़ में भाग लिया। मतलब इसका आयोजन तो कौन कर रहे थे, रूस और बेलारूस, लेकिन भारत ने भी इसमें जाकर के क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो ये ध्यान रखना। अगला लिख रखा है एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, और ये कौन सा संस्करण था, 21वां संस्करण था। इसमें आपको मेन जो ध्यान रखना होता है वो रखना होता है कि कौन से दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ।
अगला लिख रखा है कि पैसिफिक रीच, पैसिफिक रीच वाला किन किन देशों के बीच हुआ? भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नवीनतम ड्राइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में है वो क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। मतलब पैसिफिक रिच वाला जो ये युद्ध अभ्यास है वो हो कहाँ रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। और भारत की ओर से जो जा रहा है वो कौन जा रहा है? आईएनएस निस्तार। अपना जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? निस्तार जा रहा है। तो इस आईएनएस निस्तार का आप नाम ध्यान रखना। अगला लिख रखा है कि स्पेसिफिक रिच के बारे में लिख रखा है कि यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कितने साल में आयोजित किया जाता है? हर साल ना होकर के हर 2 साल बाद होता है। हर 2 साल बाद पैसिफिक रिच वाला युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। और भारत की तरफ से जो आईएनएस जा रहा है उसका नाम क्या है? आईएनएस निस्तार। अगला लिख रखा है अभ्यास सियोंग प्रहार, भारतीय थल सेना द्वारा अरुणाचल में आयोजित किया गया है। अभ्यास सियोंग प्रहार जो है, सियोंग आपको नाम ही थोड़ा लगता होगा कि उस टाइप का अरुणाचल वाला, तो ये जो आयोजित किया जा रहा है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। अगला लिख रखा है अभ्यास युद्ध कौशल, अभ्यास युद्ध कौशल कहाँ पर हो रहा है? भारतीय थल सेना ने पूर्वी हिमालय के कारमेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का है वो आयोजन किया गया है। अभ्यास युद्ध कौशल कहाँ पर आयोजित हो रहा है? हिमालय की एक जगह है पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय में भी एक क्षेत्र है कारमेंग क्षेत्र, वहां पर आयोजित किया जा रहा है। और वर्तमान में कौन सा हो रहा है? 3.0। अगला लिख रखा है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर हो रहा है? नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। यह अभियान छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कारगुट्टा पहाड़ी पर चलाया जा रहा है। मतलब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलवादी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ वाला, वहां पर एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या लिख रखा है? करेगुट्टा पहाड़ी, वहां पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है। इन ऑपरेशन या युद्धाभ्यास के बारे में इतनी ही बड़ी बड़ी बातें ध्यान रखनी होती है, ज़्यादा डिटेल में जाकर के चीज़ें याद नहीं की जाती। जो चीज़ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन्हीं चीज़ों को अपन है वो याद करते हैं। आगे लिख रखा है संयुक्त राष्ट्र खुला समुद्र संधि, मतलब एक ट्रीटी की जा रही है, एक संधि की जा रही है, और उस संधि का नाम क्या लिख रखा है? संयुक्त राष्ट्र खुला समुद्र संधि। इसमें मतलब मेन चीज यही है कि भाई जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता कैसे? जो भी समुद्र में जो भी नीलहरित शैवाल है, जो भी मतलब समुद्र में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना और उनका उपयोग इस प्रकार करना कि वो मानव जीवन के कहीं ना कहीं काम आ सके। जैसे औषधियाँ बनाने में है, औषधियों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें बनाने में है जो डिजाइन के लिए काम आती है, तो उसी को लेकर के ये संधि की गई है और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु संधि को 60वें देशों का अनुसमर्थन प्राप्त होने के बाद ये लागू हो जाएगी। इस संधि को खुला समुद्र संधि के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई सीज ट्रीटी। अगला लिख रखा है कि संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को है वो क्या करना है? सुनिश्चित करना है। वही मैंने आपको बात बताई कि समुद्री जैव विविधता का क्या करना है? संरक्षण करना है। समुद्र में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी जैव विविधता है, उसका क्या करना है? संरक्षण करना है। अगला लिख रखा है 30 सितंबर 2025 तक इस संधि पर 145 देशों ने है वो हस्ताक्षर कर दी है तथा 74 देशों द्वारा इसे अनुसमर्थन प्रदान कर दिया गया है। मतलब कितने देशों ने साइन कर दी है? साइन तो किए हैं 145 देशों ने, और अनुसमर्थन कितने देशों ने दिया है? 74 देशों ने। एक भारत के बारे में ये थोड़ी सी कभी आपको कथन कारक में कंफ्यूज करने के लिए बात ना दे दे, तो ये ध्यान रखना कि भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं किंतु अभी तक इसका अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया है। कभी स्टेटमेंट में लाइन आ जाएगी भारत ने संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और उसको अनुसमर्थन भी दे दिया है, तो ये चीज नहीं है। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो कर दी है लेकिन अनुसमर्थन अभी किसी भी तरह का नहीं दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।